गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके साथ हैं आपकी ही बुक रेनबो का लेसन 15, जो कि एक पोएम है 7 एजेस ऑफ मैन, जो कि कंपोज की गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। वो इंग्लैंड से थे और बहुत ही फेमस जो थे प्ले राइटर थे और बहुत ही फेमस पोइट थे और बहुत डेप्थ में लिखते थे ज़िंदगी के। उन्होंने साइकोलॉजिकली उसको अपने प्लेस में लिखा है। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा है। ये पोएम भी बहुत डीप मीनिंग रखती है। उन्होंने अपनी लाइफ में 38 जो है प्लेस लिखे हैं और 154 सोनेट्स यानी पोएम्स लिखी हैं। और ये जो हमारी पोएम है ये मोनोलॉग है। बच्चों, मोनोलॉग क्या होता है कि When there is one speaker, जब एक ही बोलने वाला हो, एक जना ही बोल रहा हो और रेस्ट आर द लिसनिंग, और बाकी सब सुन रहे हो। बाकी कोई नहीं बोल रहा, स्टेज पर सिर्फ एक ही जना बोल रहा है लेकिन बाकी सब वहाँ खड़े हैं, सुन रहे हैं उसे। ये होता है मोनोलॉग। इट इज़ ए फिलोसफिकल पोएम। ये एक दार्शनिक, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि ये डीप मीनिंग रखती है, जीवन के गहरे अर्थ को बताती है। यहाँ पर ये एक फिलोसफिकल पोएम है। इट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट। ये शेक्सपियर का जो एक प्ले है, एक ड्रामा है एज यू लाइक इट, जो कि बहुत ही फेमस है, उसमें से ली गई है। और यहाँ पे जो ये लाइन्स, इस ड्रामा में जो ये लाइन्स हैं, वो जैक्स नाम का एक कैरेक्टर है, वो बोलता है इसे। तो ये लाइन्स वहाँ से एज यू लाइक इट में से ली गई हैं। लेट्स स्टार्ट आवर पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन, composed by William Shakespeare. Yes, he is saying here, all the world is a stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. This is the first stanza. In these lines, in first line, he is comparing the world with stage, रंगमंच। स्टेज क्या होता है बच्चों? रंगमंच की उसने ये तुलना की है। ये मेटाफर है यहाँ पे, क्योंकि मेटाफर क्या होता है, जहाँ बिना लाइक और एज यूज़ किए हम तुलना करते हैं। यहाँ पे लाइक का यूज़ नहीं किया गया। उसने कहा सीधा सीधा ही कि संसार एक रंगमंच है, रंगमंच की तरह नहीं बोला उसने। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स, और सारे जो पुरुष और स्त्रियां हैं वो मियरली मीन्स केवल प्लेयर्स, प्लेयर्स या खिलाड़ी नहीं, यहाँ पे अभिनेता की तरह हैं कि सारे यहाँ जो आदमी और स्त्रियां हैं वो इस स्टेज पर यानी कि संसार नामक रंगमंच पर हम लोग सब अभिनेता हैं। सब लोग हम अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम लोग यहाँ सिर्फ अभिनय कर रहे हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। बहुत ही गहरी बात की है बच्चों। यहाँ एग्जिट का मतलब होता है प्रस्थान करना और एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश करना, अगर हम इसका ऐसे मीनिंग देखें तो। लेकिन लिटरेरी जो कि यहाँ बड़ी डीप बात कर रहे हैं शेक्सपियर, तो यहाँ एग्जिट का मतलब होता है डेथ और एंट्रेंस का मतलब होता है बर्थ। ठीक है, एग्जिट मतलब प्रस्थान करना। देखो बच्चों, जब आप लोग अपने कल्चरल प्रोग्राम में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप स्टेज के एक तरफ से जो पार्टिसिपेटर्स होते हैं वो एक तरफ से अपना एंट्री करते हैं, यहाँ पे अपना पार्ट प्ले करते हैं और फिर यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, यानी कि दोनों के रास्ते अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग जो हमारा लाइफ स्पैन है किस किस के बीच में, बर्थ और डेथ के बीच में, उसके बीच में जो हम लोग अपना पार्ट, बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, यानी बर्थ और डेथ के बीच में एक आदमी बहुत सारे अपने पार्ट्स को प्ले करता है। जैसे कि आप एक टीचर हैं, आप स्कूल में टीचर का पार्ट प्ले कर रहे हैं। आप घर पर जाएंगे, आप किसी के फादर हैं, आप किसी के भाई हैं, आप किसी के हस्बैंड हैं, आप किसी के बेटे हैं, आप किसी के फ्रेंड हैं। तो बहुत सारे आप यू हैव टू प्ले योर पार्ट्स। और सबसे बड़ी बात है कि वी हैव टू प्ले आवर पार्ट्स वेरी ब्यूटीफुली। बहुत सुंदरता से हमें अपना अभिनय करना होता है। हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस, और यहाँ पे जो उसके एक्ट्स हैं, उसके लाइफ स्पैन में जो लाइफ स्पैन को यहाँ शेक्सपियर ने बांट दिया है। हाउ मैनी एजेस? 7 एजेस में, 7 अवस्थाओं के बीच में उसे बांट दिया है। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्टेज। Our first stage is infant, यानी कि शैशवावस्था, mewling and puking in the nurse arms, and then the winning school boy with his satchel and shining morning face
creeping like snail unwillingly to school. This is our second stanza, and in this second stanza here is two stages are described here. First is infant. पहली कौन सी है बच्चों? infant है. अब infant क्या करता है, हम इसकी क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे. देखो, एक छोटा बच्चा होता है ना, एक जो बेबी होता है, ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन हर और हिज केयर टेकर और हर मदर. वो अपनी माँ या उसकी जो आया होती है, दाई माँ होती है, उस पर डिपेंड करता है. ही ओनली क्राइज. म्यूलिंग होता है रोना, वो हमेशा रोता रहता है. ऑलवेज म्यूज एंड प्यूक्स. प्यूक होता है वॉमिट करना, उल्टी करना. तो वो उल्टी करता है, यानी कि उसे कुछ अगर खाने में अच्छा नहीं लग रहा है देन ही वॉमिट्स. अगर उसके कोई पेन है तो वो क्या करता है, रोता है. यानी कि एवरीथिंग जो अपना उसके एक्सप्रेशंस हैं वो सिर्फ रोकर और उल्टी करके बताता है. और ये करीब करीब 1 ईयर तक चलता है. एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय. अब विनिंग होता है कंप्लेनिंग, यानी कि जो बच्चा शिकायतें करता रहता है. एंड स्कूल बॉय, ये स्कूल जाने वाला. अब देखिए, जो दूसरी स्टेज है वो है स्कूल बॉय. स्कूल जाने वाले, जो थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है. आप देखते हैं ना अपने आस पड़ोस में या अपने घर में भी छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जो बहुत रोते हैं, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाना, अच्छा नहीं लगता उनको स्कूल जाना, बिकॉज उनकी जो है वहाँ फ्रीडम ख़त्म हो जाती है. एंड दे डोंट वांट टू सेपरेट विद देयर पेरेंट्स. और अपने पेरेंट्स से वो अलग नहीं होना चाहते. दैट्स वाई दे डोंट वांट टू गो टू स्कूल. दे ऑलवेज कंप्लेन्स कि टीचर ने पिटाई कर दी या किसी से झगड़ा हो गया, ऐसे करके. तो वो कंप्लेनिंग है, हमेशा कंप्लेन करते हैं. उनके पास एक बैग होता है विद इट सैचल. सैचल मतलब बैग है ना. शाइनिंग मॉर्निंग फेस. देखो यहाँ कंपेरिजन मेटाफर है यहाँ पे. शाइनिंग मॉर्निंग फेस, उनका जो चेहरा कैसा है, चमकता हुआ सुबह की तरह. सुबह कितनी सुंदर होती है ना बच्चों, खिली खिली सी होती है, फ्रेश होती है. तो उन बच्चों का चेहरा, बिकॉज अभी वो चाइल्डहुड में है, बचपन में है, तो उनका चेहरा भी खिला हुआ है, किसकी तरह, मॉर्निंग की तरह. एंड दे क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल. क्रीपिंग होता है रेंगना, वो घोंगे की तरह रेंगते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू गो टू स्कूल. अभी वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं. तो वो देखो, स्नेल घोंगा जानते हैं ना, उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, तो वो बहुत रेंग रेंग कर चलता है, क्योंकि वो स्कूल नहीं, अनविलिंगली होते हैं, अनिच्छा से स्कूल जाते हैं. अभी देखो, बच्चों को बोलो स्कूल जाना है तो उनकी स्पीड कितनी स्लो है. अभी आप बोलो कि आपको खेलने के लिए जाना है, देन दे गो फास्ट, तो बहुत तेज़ी से जाते हैं. तो ये एक स्कूल बॉय की आपकी जो क्वालिटीज़ हैं कि क्या है कि वो विनिंग स्कूल बॉय है, हमेशा शिकायत करता है. ही हैज ए सैचल. सैचल है, उसका फेस कैसा है, शाइनिंग मॉर्निंग फेस है. ही क्रीप्स लाइक स्नेल, घोंगे की तरह रेंगता है. एंड ही डज नॉट वांट गो टू स्कूल. स्कूल नहीं जाना चाहता. तो आप ये लिख सकते हैं इसकी विशेषताएं स्कूल बॉय की. देन लेट्स डिस्कस थर्ड स्टेंजा. बच्चों, हमारी जो थर्ड स्टेज है, जो शेक्सपियर ने यहाँ बताई है, फर्स्ट थी इन्फेंट, सेकंड थी स्कूल बॉय, देन हियर इज थर्ड लवर. थोड़ा बच्चा और बड़ा होता है. नाउ ही इज़ इन द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था में वो एंटर कर जाता है. अब किशोरावस्था में क्या होता है कि थोड़े हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारी कुछ बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, और हमारे बिहेवियर भी चेंज होता है. एंड इन दिस एज ही इज सेइंग कि जो इस स्टेज में जो है वो ही फेल्स इन लव, प्रेम में पड़ जाते हैं. साइंग लाइक फर्नेस, वो भट्टी की तरह, यहाँ हाइपरबोल यूज़ किया है कि भट्टी की तरह आहें भरते हैं, वो धधकते हैं अपनी बिलव्ड से मिलने के लिए, अपनी ड्रीम गर्ल से मिलने के लिए, कि हम उससे कब मिलेंगे, और उसका बहुत वेट करते हैं. विद ए वूफुल बैलड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो. और वूफुल होता है दुख भरे, सैड सॉन्ग. बैलड होता है सॉन्ग, वो दुख भरे गीत गाते हैं उसके लिए. एंड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और यहाँ आईब्रो का मतलब भौं से नहीं है, उसकी जो गर्ल है उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, फ़िज़िकल ब्यूटी से उसका है. और वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है या ड्रीम गर्ल है, उसकी जो है ब्यूटी में बहुत गीत गाते हैं, और विरह में दुख भरे गीत गाते हैं. आप मूवीज़ में देखते ही हैं कि कैसे चांद तारों से और उसकी जो है कंपैरिजन किया जाता है उनकी बिलव्ड का, है ना. तो ये सब इस स्टेज में होता है. किस स्टेज में? लवर. ओके, दिस इज़ आवर 3 stages we have completed here. Now come to the 4th stage. Our 4th stage is soldier, सैनिक. सैनिक का मतलब ये नहीं है कि हर कोई सैनिक ही है, नहीं. हम लोगों में जो हर किसी में ये एज होती है, तो हम थोड़े और बड़े होते हैं तो हम सैनिकों की तरह फीलिंग रखते हैं. सैनिक कैसे होते हैं बच्चों? जोशीले होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, हरदम किसी भी काम को लेकर वो उनमें इंतज़ाज़म होता है. दे आर ऑलवेज रेडी होते हैं. किसी
चुस्ती होती है, फुर्ती होती है, तो लाइक दैट। तो सोल्जर है वो फोर्थ स्टेज हमारी। अब क्या है, फुल ऑफ स्ट्रेंज जोश, क्योंकि उनमें इंथुजियाज्म है, उनमें एक दे आर वेरी एक्टिव है, तो अजीब अजीब कस्मों से भरे होते हैं वो, कुछ भी मतलब कर गुजरने का हिम्मत रखते हैं। एंड ऑथ मीन्स होता है शपथ, एंड स्टेंज मतलब अजीब। बियर्डेड लाइक द पार्ट। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी कंपैरिजन, यहाँ सिमले है, सिमले में एज और लाइक यूज होता है ना बच्चों, तो बियर्डेड मतलब दहाड़ी, तो सोल्जर की जो दाढ़ी होती है उसकी कंपैरिजन किसके साथ कैसी होती है, किस जैसी होती है, पार्ड यानी तेंदुआ, लियोपार्ड की तरह होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जेलस इन ऑनर, वो सम्मान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं, यानी कि वो उनमें उनके मन में जो सम्मान के प्रति बहुत लालसा रहती है, किसी और को ऑनर मिल जाए उनको ना मिले तो दे गेट एंग्री, उनको बहुत गुस्सा आता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच दे आर जेलस, तो दे आर जेलस फॉर ऑनर, सम्मान के लिए। दे आर सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और जो सोल्जर्स होते हैं वो सडन एंड क्विक का मतलब होता है ऑलवेज रेडी, मतलब वो इतने गुस्से वाले होते हैं, उनमें इतना जोश होता है कि वो झगड़े करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, फटक से कूद पड़ते हैं झगड़े में। एंड सीकिंग द बबल्स रेपुटेशन, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल होता है बेटो बुलबुला, है ना, और रेपुटेशन होता है सम्मान, प्रतिष्ठा, मान, जो भी है, और सीख होता है तलाश करना, कि और वो ना तलाश करते रहते हैं क्षणिक मोमेंट्री फेम, यानी कि जो क्षणिक प्रसिद्धि है वो उसको तलाश करते रहते हैं कि हमें मिल जाए, दूसरों से उनको मान सम्मान मिले। और इसे बबल क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो प्रतिष्ठा का क्या है, आज है कल नहीं है, इसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, और ये एक हमारी मनस्थिति होती है ये तो। और इवन इन द कैनन्स माउथ, ये कह रहे हैं कि वो बबल रेपुटेशन तलाश करते हैं, और यहाँ तक कि इसके लिए वो कैनन्स माउथ मतलब कैनन होता है तोप के मुंह में भी जाने को तैयार रहते हैं, इवन कि मर जाने को रेडी रहते हैं, मरने को भी तैयार रहते हैं। दे कैन पुट देयर लाइफ ऑन द स्टेक ऑफ रिस्क, मतलब अपने खतरे अपने जो है दाम पर लगा देते हैं अपने जीवन को। तो ये है हमारी फोर्थ स्टेज जो कि है सोल्जर की, ठीक है। इसके बाद बच्चों देन द जस्टिस, कौन सी है ये स्टेज, हमारी स्टेज है ये फिफ्थ, पांचवी स्टेज आती है न्यायाधीश की। अब न्यायाधीश क्यों कहा गया है बच्चों, देखो अब थोड़ा और बड़ा होता है आदमी, है ना, अब अनुभव आते हैं, जिंदगी के तजुर्बों से वो सीख चुका है, ही इज नाउ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, है ना। अब उसकी इसलिए उसको न्यायाधीश, क्योंकि वो जजमेंटल हो जाता है, उसे सही और गलत, उसे ऐसा लगता है कि उसे अब सही और गलत की पहचान है ना। तो अब आगे देखते हैं कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। इन फेयर राउंड बेली, देखो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि उसका अच्छी खासी उसकी राउंड गोल बेली पेट है, ठीक है, विद गुड कैपन लाइन। ये कैसे हो गई है, इसकी इतना मोटा पेट कैसा हो गया है, क्योंकि वो कैपन क्या होता है कि मेल जो चिकन होते हैं ना, मेल चिकन से फुल है, क्योंकि एट द टाइम ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड में जो जजेस होते थे उनको ब्राइब दिया जाता था, और ये जो कैपन थे, जो मेल चिकन्स थे, एज ए ब्राइब उनको ऑफर किए जाते थे, तो वो लोग खाते थे और वो मोटे हो जाते थे। विद आइज स्वीयर, उनकी आइज जो होती थी स्वीयर होती थी, एंड बर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उनकी दाढ़ी जो फॉर्मल, वो अपनी जो फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ध्यान रखते थे, उनकी दाढ़ी को अच्छे से ट्रिम करके रखते थे। और जो उनकी आइज स्वीयर थी, यानी स्वीयर का मतलब सही को सही, गलत को गलत कहना, तो उनकी आइज में कठोरता रहती थी। फुल ऑफ वाइसास एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, बिकॉज नाउ दे आर एक्सपीरियंस पर्सन्स, ड्यू टू देयर एक्सपीरियंस दे ऑलवेज स्पीक, बुद्धिमत्तापूर्ण जो कहावतें हैं, जैसे आप लोगों ने अपनी दादी नानी के मुंह से भी सुना होगा ना, टाइम से टाइम अचानक से एक कहावत बोल देती हैं, है ना। तो ऐसे जो बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें वो बोल देते थे। और मॉडर्न इंस्टेंसेस यानी कि जो लेटेस्ट जो एग्जाम्पल दिया करते थे, दे आर फुल ऑफ नॉलेज, क्योंकि उनको खूब समय के साथ उनको नॉलेज हो जाती है, तो वो एग्जाम्पल्स दिया करते थे, न्यूएस्ट लेटेस्ट, एंड सो प्लेज हिज पार्ट। और इस तरह से जो जस्टिस है वो अपना जो पार्ट है वो प्ले करता है। और अगर आपको विशेषताएं बतानी हो जस्टिस की, तो यू कैन टेल, आप बता सकते हैं कि जस्टिस का जो है फेयर राउंड बेली है, ओके, आइज स्फीयर है, बियर्ड फॉर्मल कट है, फॉर्मल कट बियर्ड है, ही इज फुल ऑफ वाइसास, मॉडर्न इंस्टेंसेस, और ये इसकी जो है क्वालिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ वी कम टू द सिक्स्थ स्टेज। सिक्स्थ स्टेज हमारी है
shifts into the lean and sleeped pantaloon with spectacles on nose, pouch on side, his youthful hose, well saved, a world to white, for his shrunk shank and his big manly voice turning again toward childish treble पाइप्स एंड विसल इन हिज साउंड। तो जो सिक्स एज बच्चों शिफ्ट होती है लीन, यानी कि अब सिक्स एज करीब करीब ओल्ड एज है ये, ठीक है। और यहाँ पे इसे पेंटालून कहा गया है। पेंटालून का मतलब होता है एक ना कॉमिकल विदूषक होते थे जो ढीले ढाले से कपड़े पहनते थे, तो उनको पेंटालून बोला जाता था। तो वो सिक्स एज में आदमी जो है वो कमज़ोर हो जाता है। स्लीपर्ड चप्पलें पहने हुए हैं, यानी कि कमज़ोर है। अब जो कमज़ोर होगा, वीक होगा, जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसको कहाँ अपने खाने पीने और ओढ़ने का ध्यान रहेगा ना। तो वो स्लीपर चप्पलें पहने हुए, जूते वगैरह अच्छे से सैंडल जूते नहीं पहनता, वो उसे पेंटालून कहा, क्योंकि वो अब ना बूढ़ा आदमी दिखने में थोड़ा हंसी आ जाती है, तो इसलिए उसको पेंटालून कहा यहाँ पर। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, उसके नाक पर चश्मा है। अब बूढ़े आदमी की डेफिनेटली चश्मा लग जाता है, उसकी जो आईसाइट है वो वीक हो जाती है। एंड पाउच ऑन साइड, और उसकी जो स्किन है ना, पाउच का मतलब होता है थैली है, और उसकी जो स्किन है ना वो लटक जाती है थैली की तरह। आप लोगों ने अपने घर पर बुजुर्गों को देखा होगा, स्किन बहुत ढीली ढीली हो जाती है और वो लटकने लगती है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है हिज यूथफुल होज, यानी कि जब उसकी जवानी में जो उसने होज वेल सेव्ड बचा कर रखे हुए थे। होज होता है एक तरह का कपड़ा होता है जो हमारी लेग्स को कवर करता हुआ हमारी कमर तक जाता है, जो उसने बचा कर रखा हुआ था। अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक, मतलब अब वो उसकी दुनिया के लिए, उसके लिए वो वाइड हो गया है। वाइड कैसे हो गया बच्चों, उसके पूरा नहीं आ रहा, वो लूज हो रहा है। बिकॉज हिज श्रंक शैंक होता है बच्चों द पार्ट ऑफ आवर बॉडी बिटवीन द नीज एंड द एंकल्स, यानी कि हमारे घुटनों और जो एंकल्स के बीच का जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड इन हिंदी पिंडलियाँ। अब वो उसकी श्रिंक हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं, तो वो पतला हो गया है। तो वो जो उसका यूथफुल में तो वो अच्छा खासा था ना, तो अब वो उसके पूरी नहीं आती, वो ढीली हो गई है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, अब बच्चों देखो उसकी जो आवाज़, जब वो युवा था व्हेन ही वाज यंग, तो उसकी आवाज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लाउड थी, मतलब मर्दाना आवाज़ थी। एंड टर्निंग अगेन टू वर्ड चाइल्ड, अब जब वो बूढ़ा हो गया है तो उसकी आवाज़ ट्रेबल पाइप्स, यानी कि पतली हो गई है। जैसे बांसुरी पाइप होता है, बांसुरी में से जैसे अपन आवाज़ निकालते हैं ना, तीखी तीखी निकलती है, शिल्ट सी आवाज़, वैसी हो गई है। एंड विसल्स इन इट्स साउंड, और जब वो बोलता है तो उसकी ध्वनि, जब उसके मुंह से ध्वनि निकलती है या कोई आवाज़ निकलती है तो सीटियाँ बजती हैं। एंड आई होप यू हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड एट योर होम्स विद योर एल्डर्स, आप लोगों ने जो है अपने बड़ों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ ये सब आपने एक्सपीरियंस किया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट सीन, दिस इज द लास्ट स्टेज in this poem that has been described by Shakespeare. Last scene of all that ends this strange eventful history in second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. This is the last stage, is very pathetic बच्चों। बुढ़ापा बहुत ही अच्छा नहीं होता है, पेनफुल होता है। तो लास्ट सीन, दिस इज़ द लास्ट स्टेज। इस स्टेज में होता क्या है कि एंड हो जाता है सब इवेंटफुल हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री मतलब हमारे जो बर्थ है, बर्थ से लेकर जो डेथ के बीच में, यानी कि ये जो लाइफ स्पैन है हमारा, इसके बीच में जो हमारी जो हैपनिंग्स होती हैं, जो इवेंट्स हैं, ये कोई भी घटनाएं होती हैं, अब इनका एंड हो जाता है। इट्स सेकेंड चाइल्डिशनेस हियर द पोइट सेज दिस स्टेज सेकेंड, दूसरा बचपन कहता है इसे। एंड मियर ऑब्लिवियन, और इसे कहता है विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस होती है यहाँ पे। बुजुर्गों को कुछ याद नहीं रहता है, वे सब भूलने लगते हैं। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है बच्चों, तो उसे क्या कुछ पिछला याद होता है क्या? कुछ नहीं याद होता उसे। तो इसी तरह से ये जो लास्ट स्टेज होती है वो भी ऑब्लिवियन होती है, उसे अपना कुछ नहीं याद रहता। ही इट्स सेंस टीथ, बुढ़ापे में दांत भी चले जाते हैं। आईसाइट वीक हो जाती है, कुछ टेस्ट का भी जो मिल जाए वही खा लेते हैं, उनको कोई टेस्ट से मतलब नहीं होता। सेंस एवरीथिंग, वो बिना किसी चीज़ के होते हैं। और दिस इज़ ए वेरी पैथेटिक स्टेज। सो इन दिस poem, Shakespeare has described all the 7 stages, and that is the truth of our life, and his
टॉकिंग प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से यहाँ पे वो बात कर रहा है सब, एंड विद वेरी डीप एक्सपीरियंस के साथ वो बात कर रहा है। तो बच्चों ये है हमारी पोयम। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे।